हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। और इस चैनल पे हम डेली जो है एमपी बोर्ड फिजिक्स 12 से रिलेटेड जो है एक से एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड करते हैं। और आप अच्छा लगता है कि आप सारे जो है उस वीडियो को अपना चैनल मान के देख रहे हैं, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ये इस चैप्टर का और इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और हाँ, थोड़ा सा ये लंबा लेक्चर होने वाला है, तो जो लेजी बॉय है, जो आलसी लोग हैं, वो थोड़ा सा अपना आलस दूर करके इस लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम 2-3 कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आज के इस लास्ट लेक्चर में, जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का है, गतिमान आवेशम चुंबकत्व का जो आखिरी वाला लेक्चर है, इस लेक्चर में आज हम कुछ 2-3 बातों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे मेन है गैल्वेनोमीटर। इट मीन्स आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है। फिर गैल्वेनोमीटर के क्या क्या टाइप होते हैं, उनके क्या कंस्ट्रक्शन है, उनके क्या प्रिंसिपल है, और इसके अलावा बहुत सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। शंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक इस लेक्चर को आप देखते रहें, और बीच में इसको जो है, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स को राइट कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट और वोल्टेज ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। अर्थात गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, जिसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, जो कि मिली एम्पियर में हो सकता है, तो उसको मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। ये होता है गैल्वेनोमीटर, धारामापी। इट मीन्स धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं, उसके प्रेजेंस का पता लगाते हैं। अब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर अलग अलग टाइप का होता है। तो मैंने यहाँ पे टाइम सेविंग के पर्पज से सारी चीज़ों को राइट कर रखा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा। आप इसको देखिए कि टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर में क्या होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स। मतलब जो गैल्वेनोमीटर होता है, जो धारामापी होता है, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अब वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले लिखा है मैंने मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, और दूसरा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर है, इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो कॉइल होती है, कॉइल को फिक्स रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो अपने सिलेबस में इसका ज़्यादा नहीं दिया गया, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब न करते हुए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करा है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं चल कुंडली धारामापी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये मूव करेगा, अर्थात ये हिलता डुलता रहेगा, गतिशील रहेगा, मूविंग पोजीशन में रहेगा। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, ये भी एक मूवेबल डिवाइस है, घूमने वाली डिवाइस है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो है वोल्टेज या करंट को मेजर करती है। अब इसमें हमसे ये पूछा जाता है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये 2 चीज़ें मुख्य रूप से हमसे पूछी जाती है। तो मैंने टाइमिंग सेविंग से कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ड्रा कर रखा है। मैं आपको आराम से पूरा जो है इसको एक एक जो है सारे पॉइंट को आपको समझाऊंगा, आप समझिए इसमें क्या है। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें, इसका संरचना देखें, तो आपको N और S 2 मैग्नेट के पोल दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको T1 और T2 जो है 2 टर्मिनल दिखाई देंगे। SP जो है ये एक आपको स्प्रिंग दिखाई देगा, और इसके अलावा इस स्प्रिंग के साथ में एक नीडल से कनेक्टेड जो है एक मीटर स्केल बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मीटर पैमाना, जहां पर गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को या धारामापी के विक्षेप को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो NS है, ये मैग्नेट है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का काम करेगा। अब इस कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो डिवाइस होती है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, हर एक सिद्धांत पे काम करता है, बिना प्रिंसिपल के कोई काम नहीं होता है। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है हमारा, जो चल कुंडली धारामापी है, ये बेसिक रूप से किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको मैंने राइट कर रखा है। लेकिन मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि जो हमारे पास अगर मान लो एक कोई करंट कैरिंग कोयल है, और उस करंट कैरिंग कोयल को धारामापी
या धारा प्रवाहित होने वाली कुंडली को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके सस्पेंड कर दें, लटका दें या रख दें, तो वहाँ पर एक कपल वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग कपल, और उस रीस्टोरिंग कपल से जो है एक फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होता है और टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट होती है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो इसको पिछले जो लेक्चर में हमने एक अलग से डेरिवेशन भी करा था कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, वो फार्मूला हम डेराइव कर चुके थे। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें जो कॉइल है आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि PQRS एक रेक्टेंगुलर मेटालिक कोइल है जिसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस स्प्रिंग की हेल्प से सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है, और इसके यहाँ नीडल को जो है मीटर स्केल पे जब ये कोइल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, यानी कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है और उस फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा कोइल होता है वो कोइल डिफ्लेक्ट होता है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद फिर उसके जो डिफ्लेक्शन को जो है अगर हम चेक करते हैं तो मीटर स्केल जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है, उस मीटर स्केल की सहायता से मीटर पैमाने पे हम रीडिंग को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो रीडिंग आपको दिख रही है ये मिली एम्पियर में बहुत छोटा करंट या वोल्टेज को मेजर करते हैं, लगभग 50 मिली एम्पियर तक इसकी रेंज को मैंने लिखा है। अब इसमें जो प्रिंसिपल में बात करा कि जो कोइल है, देखो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब किसी भी कोइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से उस पर टॉर्क जनरेट होता है, उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। और इस बल आघूर्ण का जो बच्चों डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में करा था, टाउ बराबर NIAB। इट मीन्स एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, अर्थात कुंडली में कुल फेरों की संख्या। आई का मतलब होता है कोइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ए का मतलब है कि जो कोइल हमने लिया है, जो कुंडली हमने लिया है, मान लो उसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है, लेंथ L है और ब्रेड्थ उसकी B है, तो L क्रॉस B का यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A होगा, और B जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे कुछ दो तीन बातें और हमको अलग से समझनी होती है। यहाँ पे मैंने बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ स्पेशल कैटेगरी का होना चाहिए, जिसको हमने बोला है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो बच्चों आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसमें हम कॉइल रख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोंग हो, अधिक से अधिक शक्तिशाली हो। तो उसके लिए हम दो बातें इसमें यूज़ करते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाते हैं जो कि मैग्नेट की कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा इस कोइल के अंदर जो हम कोर यूज़ करते हैं, जो क्रोड यूज़ करते हैं, वो सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है वो फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, लो चुंबकीय पदार्थ होता है, और उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, चुंबकशीलता बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने में से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन को अपनी ओर खींचता है। जैसे यहाँ देखें आप कि ये जो कोइल है, इस कोइल का जो टॉप व्यू है, जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो केवल हमको ये एक वाली साइड दिखाई देगी, जैसे ये QR साइड दिखाई दे रही है, तो एक पोर्शन हमको ये इस तरह से इसका दिखाई देगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि ये जो कोइल है इसका जो कोर है वो मैंने सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करा है, नर्म लोहे का क्रोड यूज़ करा है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचेगा। तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से पास होगा, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए हमने क्या करा है कि ये जो मैग्नेट की कटिंग करी है, चुंबक की जो शेप हमने दिया है, इसको हम कॉनकेव और सिलिंड्रिकल शेप में अवतल बेलनाकार रूप में अपन इसको काटते हैं, ताकि ऐसा करने से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल बन जाए। और जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनेगा तो जो हमारा कोइल है, इस कोइल का जो प्लेन होगा, जो तल होगा, वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होगा, पैरेलल होगा, और ऐसा होने से ज़्यादा उसमें टॉर्क जनरेट होगा। तो ये जो है इसके कंस्ट्रक्शन में हमको दो बातें ध्यान रखनी होती है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यी होना चाहिए, और त्रिज्यी करने के लिए हम मैग्नेट को क्या करते हैं कि कॉनकेव
सिलिंड्रिकल शेप में कटिंग करते हैं, अवतल बेलनाकार रूप में काटते हैं, और दूसरी चीज़ हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं, जिससे जो दो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है दोनों की पूर्ति हो जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे बता रखा है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्ट ऑन कॉइल, अर्थात जब किसी धारावाही कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क जनरेट होता है, और उस टॉर्क का फार्मूला होता है NIAB। इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विक्षेप आघूर्ण। कौन सा आघूर्ण? जब कोई डिफ्लेक्ट होती है तो डिफ्लेक्ट होने में जो टॉर्क जनरेट होता है, जो आघूर्ण पैदा होता है, उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या विक्षेप आघूर्ण बोलते हैं, और उसका फार्मूला τ1 बराबर NIAB हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें हैं वो राइट कर दी है। अब क्या होगा कि जब कोयल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो आपको पता है कि ऊपर जो है स्प्रिंग से मैंने इसको हेल्ड कर रखा है। तो आपको पता है कि जैसे मान लो हम जैसे किसी यहाँ से रिजिड बॉडी से यहाँ नीचे जो है किसी को अगर घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ट्विस्ट आएगा। आप अगर धागे से किसी वस्तु को बांध के अगर लटकाएंगे और उसको फिर उसको ऐसे ऐसे राउंड करेंगे तो धागे में आप देखेंगे छोटी छोटी गठान पड़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ऐठन या ट्विस्ट होना। तो इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा कि इसके रोटेशन से, क्योंकि स्प्रिंग इसके साथ कनेक्ट है, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो है ट्विस्ट जनरेट होगा। एक जो है इसके अंदर भी जो है क्या होगा, बलयुग्म कार्य करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, और इसके अंदर भी टॉर्क जनरेट हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, वो टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये जब इधर घूमेगा तो उसमें जो टॉर्क है वो टॉर्क को हमने यहाँ पे राइट करा है, सपोज वो τ2 है, यहाँ पे राइट कर दिया मैंने। तो ये टॉर्क डिपेंड करेगा कि कोयल का डिफ्लेक्शन कितना है। जितना ज़्यादा कोयल में डिफ्लेक्शन होगा उस स्प्रिंग में उतना ही ज़्यादा ट्विस्ट जनरेट होगा, और उसके ट्विस्ट जनरेट होने से उसमें जो टॉर्क जनरेट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, बल आघूर्ण का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो दो तरह के टॉर्क यहाँ पे काम करते हैं। एक करता है कोयल के अंदर जब रोटेट होती है तो डिफ्लेक्शन की वजह से, विक्षेप की वजह से टॉर्क जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं विक्षेप बलयुग्म का आघूर्ण। और दूसरा उसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर जो ट्विस्ट जनरेट होता है, तो स्प्रिंग में ट्विस्ट होने से वहाँ पर जो टॉर्क जनरेट होता है, स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है वो τ2 बराबर K∅ से लिखा जाता है। और ये फाई क्या है, तो कि ये फाई जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल है, कि हमारा जो कोयल है वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि τ1 और τ2 अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि जब कोयल डिफ्लेक्ट होती रहेगी तो इस सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक विशेष बिंदु पर अपने को ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्य अवस्था बोलते हैं। और उस साम्य अवस्था में क्या होगा बच्चों, τ1 और τ2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में जब हम उसको सोल्व आउट करेंगे दोनों को, तो K∅ बराबर NIAB, जो कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस I को एक तरफ कर लेंगे, तो ये जो NAAB ये K के अपोन में चला जाएगा और इधर फाई बच जाएगा। अब आप देखें पूरा कि ये जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है, अगर ये मैं कांस्टेंट लिख दूं गैलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा फाई प्रोपोर्शनल टू I प्रोपोर्शनल टू फाई। ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया जिसको मैंने G के बराबर लिखा है, और इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या धारामापी नीयतांक। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको मिला है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कोयल के अंदर उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इट मीन्स यहाँ पे हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड ए कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एंगल। अर्थात कुंडली में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है वो उसके विक्षेप कोण के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और यही हमसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रूव दैट flow of current inside a coil in moving coil galvanometer is directly proportional to the angle of deflection। अर्थात सिद्ध कीजिए कि धारावाही कुंडली में बहने वाली जो विद्युत धारा है वो उसमें उत्पन्न विक्षेप कोण के समानुपाती होती है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल में हम उसको प्रूव कर चुके हैं। ओके, आई होप ये जो पूरा लेक्चर है इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक का जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करके जैसा मैंने राइट करा है वैसा का वैसा आप पूरा का पूरा नोट्स में राइट कर ले, तो आपका जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है उसका कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं शंट की और शंट के प्रिंसिपल की, और उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम एज ए अमीटर यूज़ करते हैं, एज ए वोल्टामीटर यूज़ करते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट कर लें। ओके, आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को राइट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ करने वाला हूं, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद में मैं डिस्कस करने वाला हूं शंट के बारे में। ओके,
तो मैं इसको रब कर देता हूँ और अब मैं बात करने वाला हूँ शंट के बारे में। थोड़ा सा जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उस लेक्चर से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्यूरी रह जाती है, यदि कोई आपकी जिज्ञासा रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके मेरे से जो है वो पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं। मैं जैसे ही समय मिलेगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आपके अपने चैनल में आपकी हर एक बात को ध्यान से सुना जाएगा, देखा जाएगा। तो बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ने वाले हैं शंट के बारे में। ओके, तो मैं राइट कर देता हूँ शंट। अब ये शंट क्या होता है बच्चों? शंट का मतलब होता है एक लो रेजिस्टेंस, अर्थात एक जो ऐसा प्रतिरोध जिसका मान बहुत कम हो, यानी कि हम एक ऐसा वायर लें जिस वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो, कम से कम प्रतिरोध हो, तो ऐसे कम प्रतिरोध वाले वायर को हम शंट बोलते हैं। यानी कि ये बेसिकली एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है। तो शंट इज ए लो रेजिस्टेंस वायर। अब हमसे पूछा जाता है, तो मैं राइट कर देता हूँ शंट। इट इज ए लो रेजिस्टेंस, इट इज ए लो रेजिस्टेंस वायर। शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसको हम अपने जो है गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन में यूज़ करते हैं एज ए अमीटर, या जब हम उसका कन्वर्जन करते हैं। तो अब शंट का प्रिंसिपल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। शंट का प्रिंसिपल क्या है? तो शंट के प्रिंसिपल के लिए बच्चों हमको क्या करना है कि आप यहाँ पे देखिए कि हम एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं जिसके रेजिस्टेंस को कैपिटल जी मान लेते हैं, और इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ हम क्या करते हैं कि एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं जिसको हमने शंट बोला है। अब आप यहाँ पे देख लिए कि ये मैंने मेन करंट आई फ्लो करा है, और ये इसके जो टर्मिनल है, मान लो ये ए है और ये टर्मिनल बी है। अब आप देखें यहाँ पे कि जब मैंने आई करंट फ्लो करा तो इसका कुछ पार्ट तो गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, सपोज आई जी करंट गया, और इसका कुछ हिस्सा जो है शंट से होकर जाएगा, शंट वायर से होकर जाएगा। तो ये जो डायग्राम मैंने कंसीड करा है, इसमें आप देखिए कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल जी हमने मान लिया है और शंट को हमने एस मान लिया है। अब इसमें यहाँ पे आई जब करंट फ्लो करेंगे तो इसका आई जी पार्ट इस धारामापी से होकर जाएगा और जो आई एस पार्ट है वो शंट से होकर जाएगा। इस डायग्राम से हम इसके प्रिंसिपल को डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है क्लियरली डायग्राम में दिख रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है, और जो शंट है, ये दोनों आपस में एक पैरेलल कनेक्शन है, इन दोनों का समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई होता है तो वहाँ पर जो करंट होता है वो डिवाइड होता है, बट दोनों का वोल्टेज सेम होता है, अर्थात विभव एक समान होता है, V1 V2 चेंज नहीं होता है। तो सपोज इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं उसको गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं Vg से लिख दूं तो ये हो जाएगा बच्चों Ig, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैपिटल G, क्योंकि जो ओम्स लॉ है उसके अनुसार V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR, I मतलब करंट और G मतलब रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस ये हो गया। सिमिलरली हमारे पास जो शंट का वोल्टेज अगर Vs मान लें तो ये हो जाएगा IS इंटू एस। तो इस तरह से हमने गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज का फार्मूला लिख दिया ओम्स लॉ से। अब चूंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो वोल्टेज को सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सच दैट गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर कनेक्ट इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्ट है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों वोल्टेज होंगे बच्चों, वो वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से हम इसको सोल्व आउट करें तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा, IS इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू जी। एक चीज़ और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ कि अगर ये जो मेन करंट I है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि IG प्लस IS के इक्वल होगा। यही तो डिवाइड हो रहा है, जो टोटल करंट आई है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो जो टोटल करंट का फार्मूला होगा वो IG प्लस आई है, दोनों का सम होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो IS है
इसको मैं यहीं पे रख लेता हूँ और आई जी को इसके अपोन में भेज देता हूँ, तो मेरे पास इधर जो हो जाएगा वो जी अपॉन एस हो जाएगा। अब अपन क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम 1 को प्लस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एड +1 बोथ साइड, दोनों पक्षों में हम 1 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं आई एस अपॉन आई जी +1/1 इज इक्वल टू जी अपॉन एस +1/1। दोनों साइड में मैंने 1 को ऐड कर दिया। अब आप देखिए एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये होगा आई एस प्लस आई जी डिवाइडेड बाय आई जी इज इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में आपको आई एस और आई जी का सम कैपिटल आई है, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। वोल्टेज सेम है, सेम लिखा, सोल्व करा, आई एस को एक तरफ करा, अपॉन में आई जी चला गया, जी अपॉन एस हो गया, दोनों साइड में 1 को प्लस करके हमने एलसीएम ले लिया। अब ये हमारे पास बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि जो मेन करंट है, मुख्य धारा है, सपोज करो कि उस मेन करंट का nth पार्ट गैलोमीटर में जा रहा है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम कि गैलोमीटर में कितना करंट जा रहा है और शंट में कितना जा रहा है। तो लेट अस कंसीडर कि जो मेन करंट है उसका nवां हिस्सा जो करंट का वो गैलोमीटर से होकर अगर थ्रू हो रहा है, तो अपन यहाँ पे लाइन राइट कर देंगे कि इफ nth पार्ट ऑफ मेन करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर, तो ऐसी कंडीशन में ये आई अपॉन आई जी ऐसा कैसा ही रहेगा। और ये आई जी गैलोमीटर का करंट है, इसका कौन सा हिस्सा फ्लो करा मैंने, एनवां हिस्सा, तो इसके सामने एन लिख देंगे इज इक्वल टू ये जी अपॉन जी प्लस एस अपॉन एस एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये तीनों पोर्शन आपस में इक्वल है, तो यहाँ से मैं इन दोनों पोर्शन को लेके जो है शंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा, जो कि हमारा फाइनल डेरिवेशन होगा। तो यहाँ से हम इसको सोल्व आउट करें तो 1/n इज इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सॉरी यहाँ पे रेसिप्रोकल करा था, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर से देख लो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये दोनों सेम है वोल्टेज, तो यहाँ से आई एस इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी हो जाएगा। आई एस को यहीं रखा तो ये अपॉन में आई जी बराबर ये हो गया जी अपॉन एस, दोनों साइड में 1 प्लस करा तो आई एस अपॉन आई जी प्लस 1/1 इज इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस 1/1, तो जी प्लस एस अपॉन एस हो गया। अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि हमको मेन करंट के बारे में बतानी है, तो इसको या करके हम ऐसा लिख सकते हैं आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस। यानी कि ये जो पोर्शन था इसको पूरे को हमने उल्टा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो मेन करंट है इसका एनवां हिस्सा हम बताने वाले हैं, तो इसका एनवां हिस्सा कैसे होगा, तो ये आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू 1/, ये आई का कौन सा हिस्सा जा रहा है इसमें, एनवां हिस्सा, तो ये 1/n इज इक्वल टू ये एस अपॉन जी प्लस एस एज इट इज। अब यहाँ पे ये दोनों पोर्शन को हम ले लेंगे और ये दोनों पोर्शन को लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी प्लस एस इज इक्वल टू एन एस, या हमारे पास ये जी ऐसा कैसा ही और एन एस माइनस एस हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लो तो जी इज इक्वल टू एस इंटू एन माइनस 1, तो यहाँ से हमें एस की वैल्यू मिल गई जी अपॉन एन माइनस 1। ये शंट का प्रिंसिपल है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि हम मेन करंट का एनवा हिस्सा अगर गैलोमीटर में फ्लो करना चाह रहे हैं करंट का, तो शंट का जो रेजिस्टेंस है वो गैलोमीटर के रेजिस्टेंस का n-1 टाइम होना चाहिए, n-1वां हिस्सा होना चाहिए। यही शंट का बेसिक प्रिंसिपल है। तो बच्चा पार्टी
अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, तो जब हमको गैलोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन करना हो तो क्या करना चाहिए, तो कि गैलोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कॉइल के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट कर दो, एक कम प्रतिरोध के तार को जोड़ दो, तो उससे जो है गैलोमीटर की रेंज चेंज हो जाएगी, वो एज ए अमीटर काम करेगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे सोल्व करेंगे, तो ये मैंने कैपिटल जी जो है गैलोमीटर का रेजिस्टेंस माना है और कैपिटल एस जो है शंट का रेजिस्टेंस है, ये आई मेन करंट है, तो इसका आई जी हिस्सा जो है गैलोमीटर में फ्लो हो रहा है और आई एस यानी कि आई माइनस आई एस वाला जो हिस्सा है वो शंट से होकर फ्लो हो रहा है। तो चूंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वी एस बराबर वी जी होगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के फार्मूले रख देंगे। आई एस की वैल्यू हमारे पास आई माइनस आई जी है, इसको सोल्व करेंगे हमको एस की वैल्यू मिल जाएगी आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। दूसरे नंबर पे गैलोमीटर का जब वोल्ट मीटर में हमको कन्वर्जन करना होगा तो हम क्या करेंगे कि गैलोमीटर की कॉइल के साथ एक हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, और ऐसा करने से जो डिवाइस काम करेगी वो एज ए वोल्टामीटर काम करेगी, वोल्टमीटर की रेंज में काम करेगी। अब इसमें मैथमेटिकली हम बात करें तो IG मान लो हमारे पास मेन करंट है, तो गैलोमीटर में IG करंट जाएगा, उतना ही करंट कैपिटल आर से होके भी जाएगा, क्योंकि सीरीज में जो होता है वो करंट चेंज नहीं होता है, सेम करंट मिलता है। अब वोल्टेज चेंज होगा तो सपोज इसका वोल्टेज VG है तो इसकी वैल्यू IG इंटू जी होगी, और इसका वोल्टेज मान लो VR है तो ये IG इंटू आर होगा। तो टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 यानी कि VG इंटू जी प्लस IG इंटू आर होगा। इसको सोल्व करेंगे तो IG जो है हमारे पास जो है हमको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, तो V इस पोर्शन को उधर भेज दो तो V माइनस आई जी इंटू जी बराबर IG इंटू आर बचा, इस अपन वो भेज देंगे तो हमको कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब बेसिकली हमको दो तीन चीज़ें और यहाँ पे समझनी होती है कि गैलोमीटर का हमने अमीटर में कन्वर्जन कर दिया, गैलोमीटर का हमने वोल्टमीटर में कन्वर्जन कर दिया। अब हमसे पूछ लिया कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसमें आपको अमीटर को कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम उसको बताएंगे कि अमीटर को हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। इसी प्रकार वोल्टमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करना हो तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्यों करते हैं, तो इसका उल्टा समझ लो कि यदि हमने गलती से ए मीटर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सीरीज की बजाय पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो बच्चा पार्टी क्योंकि एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, और जब आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होने से हम उसको अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे राइट कर रखा कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो और कम हो जाएगा, और तुल्य प्रतिरोध कम होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा करंट अमीटर में से होकर थ्रो पास आउट होगा, जिससे अमीटर का जो डिफ्लेक्टर है, जो विक्षेप सुई है, उसके टूटने का खतरा रहेगा, क्योंकि उसकी एक रेंज होती है करंट को मेजर करने की। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको हमेशा उसको सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा। दूसरी चीज, वोल्टमीटर को अगर हमने गलती से सीरीज में कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में, तो क्या होगा, तो चूंकि एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए, और अनंत होने की वजह से यदि हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब प्रतिरोध का मान इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वोल्टेज बिल्कुल 0 हो जाएगा, वो करंट को मेजर ही नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा कनेक्शन हम नहीं कर सकते। तो ये था कन्वर्जन जिसको मैंने आपको समझाया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ बच्चा पार्टी, यदि आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ये इस मैग्नेटिक जो यूनिट थी उसका लास्ट लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, और उस करंट का मैं सारे लेक्चर जो है अपलोड करने वाला हूं। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू चैनल को आप वॉच करते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।